हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। और बड़ी स्मूथ सेलिंग लगता है कि उनकी हो जाएगी और विदाउट एनी उनको लीडर ऑफ द अपर हाउस बना दिया जाएगा। आई वुड से पीपल्स पार्टी की बड़ी अच्छी चॉइस है और पढ़े लिखे लोग जो है वो सामने आने चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है आइंदा आने वाले दिनों में। इसके साथ साथ कुछ सवालात मेरे ऐसे हैं जो मैं चाहूँगा ये, क्योंकि वो एम्बेसडर भी रह चुकी हैं अमेरिका में पाकिस्तान की, और शेरी रहमान साहबा से पूछूंगा कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के, वो मेरे ख्याल में ऐसे ही रहे हैं, हमेशा रॉकी सिचुएशंस रही हैं और कोई इतने अच्छे हालात कभी भी नहीं रहे। और अगर किसी गवर्नमेंट ने भी कोशिश की अगर इन हालात को बेहतर बनाने की, तो उसमें कोई इतना ज़्यादा उसको फ़ायदा नहीं मिला और ज़्यादा लॉ फ़ायदे नहीं हुए। सी पैक हमारे लिए कहा जाता है कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और अगर देखा जाए तो हाँ वाकई इम्पॉर्टेंट है, बट देन अगेन कैन इंडिया बी पार्ट ऑफ सी पैक? क्या इंडिया सी पैक का हिस्सा बनना चाहता है? और अगर बनना चाहता है तो क्या चाइना उसको कैसे लेता है? चाइना उसको कैसे उसको इन करेगा सी पैक में, और किस तरीके से इन करेगा, और पाकिस्तान के क्या हालात होंगे, पाकिस्तान उसका, और कश्मीर जम्मू कश्मीर का जो मसला है, जैसे कि कहा जाता है अपोजिशन जो है इंडिया में कहती है कि जनाब मोदी ने जम्मू कश्मीर की सिचुएशन का गर्क कर दिया है। लेकिन देन अगेन अगर सी पैक का हिस्सा बनता है इंडिया और चाइना उसको सी पैक का हिस्सा बनाता है इंडिया को, तो फिर पाकिस्तान क्या ये डिमांड करेगा कि जनाब जम्मू कश्मीर का जो इशू है उसको इंडिया सॉर्ट आउट करे, या चाइना हेल्प आउट करे सॉर्ट आउट करवाने में? क्या ये हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? ये सब सवालात हैं जो मैं शेरी रहमान साहिबा के सामने रखना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन माय शो जी शेरी रहमान साहिबा। शुक्रिया। मैं आपको इन एडवांस मुबारक दे दूं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने की सेनेट में। देखिए अभी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारी एक खासी कंफर्टेबल अक्सरियत है और बिल्कुल हम कवायद व ज़वाबित और सेनेट के हर रूल के मुताबिक काम करते हैं। इंशाअल्लाह हमारी है और पीपल्स पार्टी का ही नुमाइंदा मेजॉरिटी लीडर होगा। हमारी कोशिश है कि हम हर जमात को साथ लेके चलें। वो चलना चाहे नहीं ये तो उनकी सवाबदीद होती है, लेकिन इस वक्त एक अहम मोड़ है पाकिस्तान की तारीख़ में। ख़ारजा पॉलिसी तो लेकिन इक़्तिसादी मसाइल और माशी मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। आपने देखा आपकी कर्ज़ों की जो सतह है वो तारीख़ी, इतने कर्ज़े आपने कभी नहीं लिए हैं। पाकिस्तान ने इतने कर्ज़े, चाहे वो एक्सटर्नल हो, पाकिस्तान के अंदरूनी बैंकिंग सेक्टर के कर्ज़े हों, इतना मकरूज़ पाकिस्तान की तारीख़ में हमने अपने मुल्क को कभी नहीं देखा। और आगे जाके जो हालात हैं, एक अर्ली बजट भी आ रही है, तो हमें देखना होगा कि हम इस वक्त सेनेट में एजेंडा किस तरह सामने आता है और हम कितनी अवाम की इकाइयों की और आम लोगों की बात कर सकते हैं कि उनको जमहूरियत के सम्राट और पार्लियामान में हमारी नंबर्स हैं, जो नुमाइंदगी है, उसके किस तरह हम सम्राट अवाम को दे सकते हैं। हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि जो इश्यूज़ नहीं ऐवान बाला यानी नेशनल असेंबली में नहीं हो सकते, लोअर हाउस में वो हो भी सकते हैं, तो हमारा काम है, 2 हाउसेस हैं, कि हम एक कानून और की हुक्मरानी और जमहूरी इक़्तिदार के दर्जों को हम बुलंद करें और सारी वो बातें लाएं जो आवाम के दिलों से और उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। ये बहुत ज़रूरी है। और सूबों की भी बात, क्योंकि इसी यहाँ 25-25% एक टोटल बैलेंस होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम सबको लेके चलें और सबकी बात करें। आपने बात की कर्ज़ों की, पिछले कुछ सालों में बड़ी रुथलेस किस्म की बोरोइंग हुई है
और अभी जो IMF हो या जितनी डोनर एजेंसीज हो, दे आर नॉकिंग आवर डोर्स कि जी हमारी किस्त वापस करो। कोई ऐसी सिचुएशन नज़र आती है, कोई ऐसी सूरत आपको नज़र आती है कि ये पैसे वापस किए जा सके, जो कि बड़ा हेफ्टी अमाउंट है जो कि वापस करना है और हर सूरत में करना है, देयर इज नो वे आउट? कोई ऐसी सूरत नज़र आती है? नो वे आउट। देखिए राणा साहब, आपने पते की बात इसलिए की है क्योंकि आज हाल में ही जो IMF इनको अक्सर क्लीन चिट दे रहा था, आपने नोटिस किया होगा, और हम पूछ भी रहे थे कि भाई लेकिन आप एक ख़तरनाक ब्रिंक पर आ रहे हैं, एक एज पर आ रहे हैं, तो आप को देखना चाहिए कि आप बोरोइंग कहाँ तक, क्योंकि हर मुल्क बोरोइंग करता है, ऐसी बात नहीं है, कर्जे लिए जाते हैं और पिछली हुकूमतों में ने भी लिए, लेकिन ये जहाँ तक ले गए की कीमतें आप देखें कहाँ पहुँच गई हैं, उनकी कितनी अब नरखें क्या है। फिर आप देख रहे हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मुल्क में उनकी कीमतें तजावज़ करती जा रही हैं, तो अवाम को तेल की कीमतों की कमी में रिलीफ नहीं मिल रहा। अभी पीपल्स पार्टी हुकूमत में इससे तिगनी तेल की प्राइस होती थी, कीमत आप देखें 1.5 पहुँचती थी पर बैरल, और अभी 50 है, मोटा मोटा 146 तक ले लें या 150 तक 60 तक ले लें, इतना फ़र्क है, 100% से ज़्यादा फ़र्क है। तो ये सम्राट अवाम को मिलनी चाहिए। मैं सॉरी आपके सवाल से थोड़ा सा हट गई हूँ, लेकिन ये बहुत अहम है तरह की बातें की जाएं। ये पेट्रोल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इनकी नरखों का हर चीज़ पर, फर्टिलाइज़र पर, आपकी खाने की खुर्दोनोश पर, हर चीज़ पर एक बड़ा लंबा असर होता है, स्ट्रीम असर होता है, और हमें लोगों की डेली जो मसले मसाइल हैं, उनके चूल्हे जलने हैं, उनकी मोटरसाइकिलें चलनी हैं, उनकी दुकानों के डीजल चलने हैं, सब कुछ चलना होता है, जनरेटर्स चलने हो। और आपने सर्कुलर डेट का, गर्दिशी कर्जों का तो हाल देखा, तो इक्तिसादी हालात ऐसे हो रहे हैं। मैं 4 महीने से कह रही हूँ कि आप डील तो साइन कर रहे हो जो आप गैर शफाफ रखते हो, मसलन LNG का डील जो है जो आप गैर शफाफ रखते हो, लेकिन यहाँ लोड शेडिंग का हाल देखो। आप सिंध में आ जाएं, आज मैं कराची में हूँ एक दिन के लिए, तो आप लोड शेडिंग देखें, 18 घंटे हम देही इलाकों में लोड शेडिंग चल रही है, बच्चे होमवर्क नहीं कर पा रहे, इंडस्ट्री और जो एग्रीकल्चर है उनकी फार्मिंग नहीं हो पा रही। तो इक्तिसादी ये बदहाली हुई है मुल्क में। एनर्जी की पे नून हुकूमत ने पूरा इलेक्शन लड़ा था, पंखे झल रहे थे, आपको याद है, जी। और कहा जा रहा था कि हम रोशन करेंगे पाकिस्तान। तो किन अंधेरों की तरफ ले गए, इक्तिसादी अंधेरे, माशी अंधेरे, आपकी डेली आपकी एनर्जी क्राइसिस हो रही होती है शहरों में, गलियों में, गूचों में, तो ये कहाँ ले आए हैं आपको। और अफरात ज़र का जो हाल है, तो ये फिर किस इलेक्शन की बात, सिर्फ अपनी ज़ात की बात चल रही है कि मुझे क्यों निकाला और मुझे क्यों निकाल रहे हो, यही चल रहा है ना। इदारों का तसादम हो ना हो, लोगों को में इंतशार फैले ना फैले, आप इक़्तिदार में और उसके भी मज़े उड़ा रहे हैं और अपोजिशन की भी बात करते हैं। तो ये तो बड़ा अजीब और गरीब सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। आपसे IMF क्यों बात करेगा, आप अगर सिर्फ अपनी ज़ात की बात करोगे। तो आपने कहा कि जी कोई तरीकाकार आपको नज़र नहीं आता, इनिशियली आपने जब बात शुरू की थी आपने कहा तरीके कार राना साहब सॉरी टू से निकालने पड़ेंगे, पर अगली हुकूमत को निकालने पड़ेंगे। और कुछ लोग तो कुछ दोस्त कंस्पिरेसी थियरी जो है वो ये है कि वो इतने हालात बिगाड़ चुके हैं कि कोई और लेना ना चाहे, संभालना ना चाहे। लेकिन ऐसा नहीं है, पीपल्स पार्टी ने हमेशा इनके बिगड़े हुए हालात को संभाला है। चाहे कोई, मैं समझती हूँ हर चैलेंज को फेस करना पड़ता है। आप लीडरशिप और क़यादत जब करते हैं, जब अवाम आप पर भरोसा करते हैं, एतमाद करते हैं, तो आपको फिर इन हालात में बेहतरी लानी पड़ती है। और आपका ट्रेड इम्बैलेंस जो बना हुआ है ना, इससे भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ये बिजनेस हाउस कहते हैं कि हम बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट हैं, आप तो गरीबों की सिर्फ बात करते हैं। तो बेशक हम गरीब की बात करते हैं, हम पसमानदा तबके की बात करते हैं, लेकिन बिजनेस हाउसेस आप सबसे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से पूछ लें, वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप लोग इससे बहुत ज़्यादा हमारी बात पर यकीन रखते थे, तो हौसला है हमें कि अगर आप आएँ तो कुछ ना कुछ हम
स्पिनिंग, हमारी टेक्सटाइल्स ये दूसरे ममालिक में मुंतकिल नहीं होंगी। हमारी सारी इंडस्ट्रीज, फ्लाइट ऑफ कैपिटल, फ्लाइट ऑफ इंडस्ट्री हो रहे हैं। राणा साहब, आपको 4 लाख नए जॉब्स क्रिएट करने होते हैं, हर 4 मिलियन जॉब्स नए क्रिएट, आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी है। तो ये मसले मसाइल ना सिर्फ डिस्कस होने, ये हल भी होने हैं। अच्छा, तो सेनेट का तो काम होगा इनको सामने लाएं कि आप 4 मिलियन जॉब्स और आपकी पूरी पॉपुलेशन 60 साल के अंदर 30 से कम 35% है, तो उनको कहाँ से नौकरियां मिलेंगी? निजी सेक्टर कहाँ को फिर ग्रो भी करना होता है ना। आप भी दें, आपने इतनी बोरोइंग की हुई है हुकूमत ने कि निजी सेक्टर को कहाँ से लिक्विडिटी मिल रही होगी, निजी सेक्टर को कहाँ से पैसे मिल रहे होंगे, क्रेडिट मिल रहा होगा, वो कहाँ से कर्जा ले जायज़ अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करे ताकि यहाँ पे जॉब्स और लोगों को रोजगार मिले। तो यहाँ तो मेट्रो और बस ही चलती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ कमीशन प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं, बाकी अवाम जाए भाड़ में। अच्छा, एक चीज़ समझाइएगा मुझे, मैं इसी मसले को आगे लेके चलूँगा, बिकॉज दिस इज वेरी, देखिए ये अभी जो गवर्नमेंट कर रही है, जो मेरी नॉलेज में है चीज़ें, वो ये है कि यूएई के अल मशरिक बैंक से या नूर बैंक से पैसे बोरो किए जा रहे हैं, ठीक है जी, और उससे जनाब कर्जे लेके तो आगे अपने जो है ना डे टू डे अफेयर्स जो है वो चलाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह तो कोई मल्टीनेशनल कंपनी भी नहीं चलती जी, और वो भी बड़ा अपना आगे अपना विजन रखते हैं, अपना एटलीस्ट 10-20 साल आगे सोच के फिर चलते हैं। एक न्यूक्लियर, उसमें अगर ऐसे हुक्मरान बैठे हों जो डे टू डे अफेयर चला रहे हो, दूसरे मुल्कों के बैंकों से पैसे उठा के, डू यू थिंक इट्स वर्केबल? और आगे IMF जब आएगा, उसने जब अपनी स्टॉली आना है, तो वो कोई आपको कोई अच्छी पिक्चर तो पोर्ट्रे नहीं करके देगा, वो तो आपको कहेगा भाई ये रिस्ट्रिक्शन है, यू विल हैव टू इंपोज सच रिस्ट्रिक्शंस। IMF तो ने अपना हाथ इस वक्त उठा लिया है आपकी पहले तारीफों के जी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वो अब उन्होंने कह दिया कि आपकी चल रही है, और पब्लिक फाइनेंसेस, उनके अल्फाज ये चलते हैं कि क्राइसिस इन पब्लिक फाइनेंसेस होने वाली है। फिर आप देखें आपके फॉरेन करेंसी रिजर्व्स कितने हैं, फिर तेल को आप नेट तेल खरीदते हैं ना, आपकी हर चीज़, आप तेल यहाँ बनता नहीं है तो आप खरीदते हैं, तो आप इंटरनेशनल मंडियों में जब खरीदो तो आपको एक फॉरेन रिजर्व की ज़रूरत होती है। इधर आप अपने तरक्याती प्रोग्राम जिससे आप जलसे करा रहे हैं, क्योंकि आप तरक्याती प्रोग्राम फेंकेंगे, अरबों रुपए के तरक्याती प्रोग्राम फेंके जा रहे हैं, और उससे जलसे जुलूस कि आप आए हमारे जलसे देखें, और इन जलसों में आप मुक्का उठा के दिखाएंगे सारे मुल्क को कि हम मानते नहीं हैं जुडिशरी का कोई भी फैसला, और रोक सको तो रोक लो, इस किस्म की बातें होती हैं। तो देखिए ये हुक्मरान तंजीम कभी नहीं करती। इस वक्त उनको, अगर हमारी हुकूमत होती तो फोकस कर रही होती कि बिल्कुल आपने बजा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि IMF के रीपेमेंट्स कैसे होंगे। इस वक्त हुकूमत देख रही होती कि इंटरनेशनल कर्जे जो हैं, ख़ास तौर से IMF के, इनकी किस तरह आपने अदायगी करनी है, मुल्क में आपको फिर क्या लाना पड़ेगा, प्रोसेशन आएगी, फिर आपको ऑस्टेरिटी, आप अपने पैसा शाह खर्चियाँ भी ख़त्म करें भाई, आप कमी लाए में आप जो फेंक रहे हैं पैसा ऊपर नीचे, अभी बजट में निकलेगा, इनके पोल खुलेंगे कि क्या क्या करते रहे, तो वो सब सामने आएगा कि आपने अपने आप को तक़वियत दी है, अपनी ज़ाती सियासत को तक़वियत दी है, लेकिन अवाम को रिलीफ या कोई तक़वियत देने का आपने ये कोई सोच ही नहीं रखी। और इस मनफी सोच ने ही आपको इस नहज पे लाकर खड़ा किया है कि आप आलमी इदारे आप पर उंगली उठा कह रहे हैं कि पाकिस्तान जी अब एक ख़तरनाक पोजीशन में आ गई है। तो जब ये सवाल इस तरह का उठता है कि आप ख़तरनाक पोजीशन में हैं और आप कर्ज़ों पे चला रहे हैं, और कभी सुकुक बॉन्ड्स रेस करते हैं, रेट्स पर वो फॉरेन बॉन्ड्स रेस करते हैं, यानी कि आप पाकिस्तान को का कर्जा बेचते हैं, आगे बेचते हैं और कर्जा लेते हैं, हायर इंटरेस्ट रेट्स पे आप लेते हैं, कुछ तो जंक बॉन्ड वाली रेट्स होती हैं, यूरो बॉन्ड वगैरह, आपने क्या क्या नहीं लिया हुआ, आपने हर चीज़ वो की हुई है। और आप बजाय इसके
में फोकस करें, अपने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में अपनी मुंह की खाई और मुल्क को भी इस तरह जलीलो ख़ार किया कि आपने जाके ट्विटर पे कह दिया कि जी ये हो रहा है, उसके बाद फौरी तौर पर हंगामी सेशन हुआ। अमेरिका किस तरह इन्होंने रूल्स की खिलाफ वर्जी की है। आप इतनी गैर जिम्मेदारी से इक्तिसादी सेक्टर में कर रहे होते हो, खारजा सेक्टर में कर रहे होते हो, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को और दबाव में डाला तो ये तो भाग जाएंगे, संभालने के लिए हम और आप रह जाएंगे। मैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद की पार्टी में से हूँ जो अपने आखिरी जलसे में कहती थी हमें मैं संभालूंगी, आप संभालूंगी। होंगे हम ही सामने खड़े हुए मुश्किल वक्त में और ये संगीन हालात में। अब ऑलरेडी आप देख रहे हैं भाग तो चुके हैं, फिर भी सेनेट सीट मांग रहे हैं, फिर भी सेनेट नॉमिनेशन लेते हैं। तो यहाँ पे इश्तिहारी मुजरिम लोगों को बनाया हुआ है और वो मफरूर हैं और फिर भी उनको टिकट दिए जा रहे हैं। ये ज़ातियात की सियासत चल रही है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए। तो बड़ा दुख होता है कि ये कहाँ तक ले आए हैं और क्या इनके ख्यालात हैं, क्योंकि कोई इनकी मंसूबाबंदी नहीं है, कोई इनका विजन नहीं है कि आगे कैसे जाना है। बस अपने वोट अपने ये मुक्का दिखाना है कि हम ही हैं कि एक रेला चलेगा हमारे लिए और हम ही हैं जो हमेशा हुकूमत में होंगे। ये नहीं कहते, ये नहीं पूछते कि इनका रिकॉर्ड क्या है और इन्हें अवाम के लिए किया क्या है। क्योंकि आने वाले जो क्राइसिस हैं वो इक्तिसादी भी हैं, खारजी भी हैं और करे और कोई क्राइसिस आए, लेकिन ये दो बड़ी क्राइसिस जो हैं इनके हवाले से इनका ना कोई जवाब होता है, ना कोई इस नहज तक पाकिस्तान को का जवाब, सिवाय इसके कि इन्होंने अपनी अना और ज़ात की सियासत पर पूरी इक़्तिदार, उसका नशा सब कुछ चढ़ाया हुआ है और वही लेके ये बाहर चलते हैं और क्या क्यों निकालो और रोक सको तो रोक लो। सिपाही से लेके एक मेजर जनरल तक की शहादत सामने रख दी पूरी दुनिया की, बिल्कुल जस्ट टू एलिमिनेट टेररिज्म फ्रॉम दिस पीस ऑफ लैंड जी। और ठीक है, कोल्ड वॉर एरा तक हम जो भुगत रहे हैं वो एक अलग स्टोरी है, एवरीवन नोज अबाउट दिस थिंग। बट जो हमारे जो नैरेटिव है, नैरेटिव तो ये होना चाहिए, देखिए ना, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वहाँ पे अगर किसी भी आर्म्ड ऑफिसर की, आर्मी ऑफिसर की या फॉर दैट मैटर किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के बंदे की अगर खास को डेथ हो जाती है फॉर एनी रीज़न, तो उसको इतना हाईलाइट किया जाता है और उस पर जनाब इतना शोर मचता है। बट व्हेन वी लुक एट आवरसेल्व्स, एक मेजर जनरल भी शहीद हुआ और सिपाहियों की भी लाइन है, सारे लेवल तक यहाँ पे शहादतों की एक लंबी लाइन है, 70-80 लोग शहीद हो चुके हैं आई वुड से। तो वो फिर भी हमारा नैरेटिव जो है इंटरनेशनल मार्केट में नोबडी इज रेडी टू बाय दैट, व्हाई? देखिए, इसमें इंटरनेशनल मार्केट की आप बात कर रहे हैं तो राना साहब बहुत, आप देखिए, आपने वहाँ एक जो अपनी तस्वीर है, जो खाका है पाकिस्तान के बारे में, वो क्या पेश किया, वो किस तरह आपने नक्शा बनाया पाकिस्तान के लिए कि जी हमारा एक ब्रांड है, हम कोशा हैं इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, सुबह शाम हमारी शहादतें हो रही हैं, हर लेवल पर हो रहे हैं, हमारे सिपाही छुट्टियों पे भी नहीं जा सकते। सारी दुनिया में 1 साल के बाद एक फर्लो होती है, उनको छुट्टी पे देते हैं ताकि रिलीफ हो, ताकि वो वापस आके, हमारे यहाँ तो 2-2 साल तक और उसके बाद भी छुट्टियाँ नहीं, बिकॉज हम रोटेशन नहीं कर पा रहे। हमारी एक बहुत मुसलसल जिसे कहते हैं एक जंग चल रही है और कोई यहाँ थकने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ी हौसले की बात है कि थकने की का कोई नाम नहीं ले रहा है। लेकिन आप बाहर क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो? आपने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां आपने कोताही नहीं की हो। अब आप अमेरिका जैसे मुल्क में भी, जहां आपने IMF के साथ नेगोशिएट करना है, जहां मुज़ाकरात करने होते हैं, आप कोई खुद कफील तो बने नहीं ना, आपने और कर्जा ले लिया और आपको जाने कि हम सॉवरन कंट्री हैं, तो सॉवरेंटी और खारजा पॉलिसी भी इक्तिसादी पॉलिसी से लिंक्ड होती है। जब आपको IMF जाना होता है मसलन, तो आपकी ट्रेजरी सेक्रेटरी से, उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी बात करना होता है। Exactly. तो आपके हर इस वक्त मसले मसाइल वहाँ भी जुड़े रहते हैं। तो आपने अमेरिका के साथ किया क्या है? आपने तो वहाँ इस वक्त एम्बेसडर, ऐसा मैं कहती नहीं हूँ नॉर्मली एम्बेसडर्स की ज़ात, लेकिन उन पर बहुत बड़े सवाल उठ चुके हैं
कि किस तरह की एम्बेसडरशिप कर रहे हैं वो। और उन्होंने 4-4 साल खारजा वजीर नहीं रखा। जब वजीर रखा तो वो फिर इस तरह की बात कर पड़े कि अमेरिका ने उस अभी कार्रवाई कर दी, सख्ती इतनी की कि आपके इस वक्त जो एलाइज हैं वो भी आपका साथ नहीं दे सके। तो आप कहाँ ले आए हैं पाकिस्तान को खुदारा? हम कहाँ मुंह दिखाने के लायक रहे हैं? हमारी हुकूमत थी तो एम्बेसी रोज भेजती थी पाकिस्तान का जो कैजुअल्टी काउंट है दहशतगर्दी में, क्योंकि आपको वहाँ बताना होता है, क्यों आपकी खबरें नहीं चल रही होती हैं, आपको फ्रंट फुट खेलना होता है, आपको लॉबियस्ट रखने होते हैं। इस वक्त मेरी इत्तला है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने ट्विटर पे पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया हुकूमती बेंचेस से कि कैम्ब्रिज एनालिटिका आपने अपने लिए लॉबिस्ट या किसी और को, मुल्क के लिए आपने 4 साल से या 4.5 साल होने को आ रहे हैं, आपने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। आपने वहाँ पाकिस्तान के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं किया कि हमारी मीडिया में इमेज बेहतर हो, या वहाँ उनकी अमेरिका की कांग्रेस में हमारी बात, जब उनके लोग बात करते हैं उनके सिस्टम के मुताबिक चला जाता है तो फिर वो कुछ आपकी सुनवाई भी होती है। यहाँ तो एक अजीब गदर मचा हुआ है कि अपने लिए हर बात हो रही है कि इदारों के खिलाफ आर्टिकल लिखवा लें लेकिन अपनी बात ना छोड़ें, पाकिस्तान की खुदा न खास्ता वो बात नहीं करेंगे। तो बड़ा अफसोस होता है कि ये बातें हमें कहनी पड़ रही हैं और कह कह के हम निढाल हो रहे हैं। किसी के जूं पे हुकूमती हलकों में कान पर जूं नहीं रेंगती। एक फोकस है, एक व्यू है, बस अपनी नाक, अपनी अना, अपनी सियासत, अपनी जाहिर है अपने प्रॉफिट्स। वो आपने जो ट्विटर पे क्वेश्चन पूछा वो मैं उसका जवाब दे, तो पाकिस्तान के लिए कभी गवर्नमेंट ने लॉबिस्ट फर्म किसी को भी इंगेज नहीं किया, कभी भी नहीं किया है किसी ने इंगेज, अपनी ज़ात के लिए ज़रूर किया है। डोंट यू थिंक कि हमारी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है शेरी रहमान बीबी, कि ये जो हमारे जिसको हम कहते हैं डिप्लोमेसी, ये बुरी तरह की है, और इकॉनमी वन और डिप्लोमेसी, सो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और इकॉनमी दोनों जब गड़बड़ हो जाए तो नेशनल इंटरेस्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सो अगर डोंट यू थिंक हमारा इंटरेस्ट जो है वो इस वक्त खतरे में है? जी, अफसोस से मैं कहूँगी कि जब आप इतने इस लेवल पर ले आते हैं अपनी सियासत को कि इस तरह के सवाल नेशनल टेलीविज़न पे उठने लगें कि आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया है, तो फिर एक ऐसा मैं समझती हूँ मोड़ आता है सियासत में, और के एक लोग पूछते हैं, अवाम पूछते हैं कि भाई हमें क्या मिल रहा है, आप ना हमारे तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट तो दूर की बात है, आप पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ और दिफा नहीं कर रहे। और पहला काम ये है, मुसल्लह अफवाज का आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस होती है। पहली लाइन ऑफ डिफेंस आपकी एम्बेसीज, आपका खारजा दफ्तर, आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्रीज होती हैं, आपकी हुकूमत होती है, आपके इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं। खुदा ना खास्ता जंग पर तो बात देर से आती है ना। इस वक्त तो आपकी फौज शहादतें दहशतगर्दी के खिलाफ दे रही है। तो इस वक्त आपने बाहर का जो एक्सटर्नल महाज है वो अपने आप पर आपने पाकिस्तान को बगैर दिफा के छोड़ा हुआ है, क्योंकि आप बहुत बिजी हैं अपने कामों में। और पैनामा के बाद आपने अल्हम्दुलिल्लाह अपने लिए रख लिए लॉबियस्ट, खर्चा भी कर लिया और ये नहीं बताया किसकी अकाउंट पर, लेकिन आपने अपने भी किया। तो इतनी तो आप अखलाकी अपना फर्ज समझें कि आप पाकिस्तान के लिए कर लें। तो यानी कि मैं कहती नहीं है, लेकिन शऊर भी है, अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए शऊर है, लेकिन मुल्क की बात करने के लिए या मुल्क के बारे में जो हो रहा है उसकी दिफा करने के लिए पाकिस्तान का जो बार बार इस तरह मजरू होती है साख, बार बार पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, वो मैं नहीं कह रही कि कल कोई उठ के आप रोक सकते हैं, लेकिन आप, क्योंकि आपको टारगेट भी किया जा रहा है, लेकिन आप जब टारगेट किया जा रहा है, जब आपको इस तरह इस्तेमाल किया गया है, तो आप अपने लिए एक्स्ट्रा दिफा करते हो। राना साहब, अगर आपके दफ्तर के पास 4 गाड़ियां खड़ी हो जाएं, 2 चीजें और आपसे, आर यू फॉर बाजवा डॉक्ट्रिन जी, नंबर 1। नंबर 2, आपके ख्याल में ये जो टकराव है जिसको आप जो हम कहते
इदारों का टकराव। एक तो हमने देखा कि आई विल बी वेरी ओपन अबाउट इट, एक तो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खुले बंदों क्रिटिसाइज़ करते जा रहे हैं। आखिरी जलसे में वैसे उन्होंने नहीं किया, लेकिन उससे पहले तक वो खुले बंदों क्रिटिसाइज़ करते जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, डिसीजन को जो उनके खिलाफ आया। एंड देन आप ढके छुपे लफ्ज़ों में इस चीज़ को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं जिनको इदारे इदारे इदारे। सो इदारों से उनकी डेफिनेटली मुराद जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। आई विल बी वेरी ओपन अबाउट इट। इदारे और कौन से हैं? सो ये सारी वो जुडिशरी पर भी तनकीद उठाते हैं और हमारी मुसल्लह अफवाज की भी उठाते हैं। जब वो शहादतें ले रहे हैं उनको इस तरह आप तनकीद का निशाना बनाते हैं। बड़े अफसोस की बात है, खास तौर से माय क्वेश्चन इज के डोंट यू थिंक के मेरे ख्याल में बाहर से तो दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है, सारा काम जो है वो बाहर के जो दुश्मन है वो तो घर से ही हुआ है। एक तो आपके पास बाहर से भी दुश्मन है, लेकिन आपने अंदर भी महाज खड़ा किया हुआ है। कोई आप छोटी सी एक मतलब क्यों कोई तंजीम नहीं है जो एक कोने में किसी एक या कुछ लोगों की बात कर रही हो जिनका हक मारा गया है। नहीं, आप खड़े होकर बहुत सी बातें करने की हैं और की जाती हैं एक तरीके में और एक जामे अंदाज में। एक वक्त जब आपके पास अक्सरियत होती है तो आप फिर एक डिफरेंट तरीके से बात करते हैं। आप जिम्मेदारी लेते हैं उस अक्सरियत की और आप कहते हैं कि मैं इलेक्टेड अक्सरियत में हूँ, मैं हुक्मरान जमात हूँ और मुझे सबको साथ लेके चलना है। आप अपने जो भी डिफरेंसेस हैं वो आप टीवी पे, जलसों पे, पार्लियामान में नहीं लाते हैं। आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप पीछे ये बातें करें और आप उनको सॉर्ट आउट करें। फिर आप खला भी तो छोड़ते हैं, आप लीडरशिप खला मुस्तकिल छोड़ते रहें खारजा और पॉलिसी में, हर पॉलिसी में तो ये तो होना है और अफसोस से मैं कहती हूँ होना नहीं चाहिए। यहाँ पर जो तरीक़ेकार है, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि बाहर के दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, आपने तो अंदर महाज खोल दिया है। लेकिन देखिए राना साहब, पीपल्स पार्टी ने तो आमिर का सामना किया। हर दौर में जब आमरीत आई तो हम हरावल दस्ता लाइन में खड़े थे और खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। जब हमारी हुकूमत आई तो हमने कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं किया, हमने कोशिश की कि हम इदारों को साथ लेके चलें, क्योंकि तब हम इलेक्टेड गवर्नमेंट थे। आप काले कोट पहन के पहुंचते थे सुप्रीम कोर्ट और अटैक, और आप जस्टिस कयूम जैसी सहूलत फोन पर अवेल करने की कोशिश करते थे। तो बातें तो करेंगे तो बहुत दूर तक जाएंगी। क्या आप अपने आप को नजरियाती कहते हो? इस वक्त को नजरिया और जमहूरियत नजर आ रहा है तो फिर आप माफी मांगिए पीपल्स पार्टी से। जितनी दफा आपने पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया है अपनी सियासी कुव्वत हुकूमतों को गिराने में, जब आपने उसामा बिन लादेन से रिश्ता जोड़ा था, जब आप हर किस्म की, जब आपने क्या फिर तारीख में जाएंगे तो बहुत बातें निकलेंगी। बिल्कुल ठीक। तो आप खड़े होके एक दिन नहीं कह सकते कि हम आज जमहूरियत का लिबादा ओढ़ लेंगे, आज मैं कोट पहन लूंगा जमहूरियत का, कल मैं दूसरा कोट पहन लूंगा। इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। और मैं फिर भी कहूंगी, जब आपकी अक्सरियत होती है, जब आप लीडरशिप रोल में होते हैं, गलोच तक भी नहीं। अभी आप देखें पीटीआई ने एक खोला हुआ है महाज कि हमें चाहिए लीडरशिप सेनेट में। मैं कभी उनका उन अल्फाज में जवाब नहीं देती हूँ, क्योंकि हमारे पास अक्सरियत है और हमें अक्सरियत की तरह बात करना चाहिए। वो ये है कि आप थोड़ा उससे डायलॉग को उससे अबव रखें। आप जो बातें हो रही हैं उसको इस लेवल पे ना लाएं कि आप एक अखाड़ा बना दें। बिल्कुल ठीक। तो हम नहीं चाहते पार्लियामान या कोई बाहर जगह मुल्क के बारे में उंगलियां उठाएं। ये जिम्मेदारियां हुक्मरान जमात की होती हैं। कब आए वो पार्लियामान में? उनको पार्लियामान और जमहूरियत जब तब याद आती है जब उन पर कोई दबाव होता है। तो पार्लियामान में तो वो 4 या 5 दफा आए हैं, उन्होंने पार्लियामान को कुछ नहीं समझा। और बाकी तंजीमें भी जो पार्लियामान का एकदम लीडरशिप चाहती हैं, उन्होंने भी पार्लियामान को देखना चाहिए, उसको क्या समझा, उसको कितनी तौकीर और इज्जत और हुर्मत पार्लियामान की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा की है, चाहे हम इक्तदार में हों या अपोजिशन में हों। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो बड़ा जोर डाला जा रहा था इफ्तिखार चौधरी साहब की तरफ से, खत लिखे जाए स्विस गवर्नमेंट को
against Zardari साहब, तो Daniel Zappelli, the then Attorney General of Geneva, came to my show and he said categorically कि जनाब अगर गवर्नमेंट खत लिख भी देती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर they didn't, उनको जी exactly, उन्होंने तो कहा था हमें लेटर की जरूरत नहीं है। जी, अब मेरे शो पे आके कहा उन्होंने, डैनियल, एंड ही सेड, मुझे याद है बिल्कुल उसने कहा जी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जरूरत नहीं है। बट देन अगेन अब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर वाज सेंट होम एंड विद इन लाइक डेज एक नया प्राइम मिनिस्टर भी पीपल्स पार्टी और नया अपॉइंट कर दिया। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आई वांटेड टू शेयर विद माय व्यूअर्स जी। लेकिन मैं इसका मतलब ये था बताने का, राना साहब सीपेक की आपने बात की, दो लफ्ज में उसका कह दूं, ये तो सीपेक की शुरुआत अगर ग्वादर पोर्ट जरदारी साहब नहीं देते चीन को, तो फिर आप देखते कि उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते सिंगापुर से लेके ख़त्म करके, जो कहीं नहीं जा रहा था और काफ़ी इसमें जद्दोजहद लगी, तो आप समझते हैं कि ये सीपैक आगे चल सकता था, जो अगर आप ठीक से इसको आगे ले जाएं तो 2% आपका जीडीपी से में इजाफा हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। 2% जीडीपी में इजाफा होना पाकिस्तान सालों से नहीं कर पाया है। इससे जो रोजगार क्रिएट होगी और पसमानदा लिंक हो सकते हैं पूरे मुल्क से, ये आपके लिए बहुत एक तामीरी बात और रेवोल्यूशनरी बात बन सकती के लिए। लेकिन इधर भी मैं ये कहूँगी, ना ये किसी से क्रेडिट शेयर करना चाहते हैं, ना ये सूबों को स्पेस देते हैं। सिंध के मसलन जितने भी मसाइल हैं वो नहीं हल करते। ये सब हम सेनेट में उठाएंगे इन इश्यूज़ को कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट किस तरह इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा, या एनएफसी अवार्ड का क्या बना, या बाकी इदारे जो क्रिएट किए गए हैं सूबों को हौसला देने के लिए और उनको अपने वसाइल मुंतकिल करने के लिए, उनको क्यों इन्होंने तबाह और बर्बाद किया हुआ है, क्यों मुल्क को मफलूज किया हुआ है, सिर्फ अपनी बात किए जा रहे हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक जी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन माय शो जी, शेरी रहमान साहिबा। आपका आपने वक्त निकाला, क्वेश्चन बहुत और ज़्यादा थे लेकिन मैं आपकी जल्दी जान छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि आपने जाना भी है। और मैं जाते जाते सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनको ज़रूरत है प्रायोरिटी बेसिस पे, और इकॉनमी अगर मुल्क की ख़राब हो और उसके साथ साथ अगर डिप्लोमेसी, जिसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, वो भी गड़बड़ हो जाए तो इंटरेस्ट जो होते हैं, जिनको नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं, किसी भी स्टेट के, किसी भी कंट्री के, वो कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाते हैं। सो ये दो चीज़ें हमें प्रायोरिटी बेसिस पे एड्रेस करने की ज़रूरत है, एंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि डिप्लोमेसी। फ़िलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।